रक्की का खत जिस दिन दीपक के हाथ में आया उस दिन बारिश हो रहे थे। असम के जंगलों में वो 5 साल से काम कर रहा था, चुपचाप बिना किसी शिकायत के। फील्ड रेंजर से सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर, कागज पर लिखा था दार्जिलिंग डिवीज़न, तत्काल प्रभाव से। उसने खत को 2 बार पढ़ा, तीसरी बार में मुस्कुराया। दार्जिलिंग का नाम सुनते ही लोगों के जहन में चाय के बागान आते हैं, पहाड़ों की ठंडी हवा आती है, कंचनजंगा की बर्फीली चोटियां आती है। दीपक के जहन में भी यही आया। वो नहीं जानता था कि जो जंगल उसका इंतज़ार कर रहा है वो किसी के भी जहन में आने लायक नहीं है। नवंबर की शुरुआत में वो दार्जिलिंग पहुंचा। रेंज ऑफिस छोटा था, पुरानी ब्रिटिश इमारत, लकड़ी के फर्श, दीवारों पर काई। उसके 3 साथी थे वहाँ। रोजन, जो स्थानीय था और पहाड़ी बोली में बात करता था। हरी बहादुर, नेपाली मूल का, चौड़े कंधों वाला खामोश आदमी। और सुरजीत, जो कागजी काम में माहिर था और मैदान में कम निकलता था। तीनों ने दीपक का स्वागत किया, चाय के साथ, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने उनका बोझ किसी और को सौंप दिया हो। पहले हफ्ते में दीपक ने अपना इलाका समझा। डिवीज़न 3 जोन में बटा था। 2 जोन में रोज़ की गश्त होती थी, चाय बागानों के किनारे, कभी कभी बांस के झुंडों के बीच। मगर तीसरे जोन का जिक्र जब भी दीपक करता, रोजन और हरी बहादुर दोनों बात बदल देते हैं, जैसे वो हिस्सा नक्शे पर है, ज़मीन पर नहीं। वो इलाका उत्तर पूर्व में था, रेंज ऑफिस से करीब 8 किलोमीटर दूर। पुराने नक्शों में उसे सेक्टर 7 लिखा था, मगर स्थानीय लोग उसे बस वो जंगल कहते थे। और ये नाम लेते वक्त उनकी आवाज़ में एक अजीब खालीपन आ जाता था। एक दिन दीपक ने सीधे पूछा। राजेन थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने बताया, वहाँ पिछले 4 साल में 2 रेंजर गुम हो चुके हैं। एक का जूता मिला था नदी के किनारे, दूसरे का टॉर्च जला हुआ एक पत्थर पर रखा हुआ था। दोनों के जिस्म कभी नहीं मिले। वन विभाग ने जानवर का हमला लिखकर फाइल बंद कर दी, मगर राजेन के मुताबिक उस जंगल में पिछले 6 साल में कोई बड़ा जानवर देखा नहीं गया। ना तेंदुआ, ना भालू, ना सुअर। जंगल खाली था, बिल्कुल खाली। सर, वो जगह है, मगर उसमें जाना नहीं। कोई कारण नहीं देंगे हम, बस इतना समझ लीजिए कि जो गया वो लौटा नहीं, या जो लौटा वो वही नहीं रहा। राजेन, नवंबर 1987। दीपक ने सुना, मान लिया, कम से कम उस वक्त के लिए। दिसंबर की पहली तारीख को एक शिकायत आई। किसी चाय बागान के मालिक ने कहा कि उसके मजदूर रात को एक अजीब आवाज़ की वजह से काम छोड़ रहे हैं। जानवर की नहीं, इंसान जैसी। दीपक को जाना था। इलाका था सेक्टर 7C का पश्चिमी सीमा। राजेन ने कहा वो नहीं जाएगा। हरी बहादुर ने भी माफ़ी मांगी। सुरजीत का नाम लेना ही बेकार था। दीपक अकेले गया। सुबह 10 बजे, रोशनी थी, धूप थी, पहाड़ी धूप जो पत्तों के बीच से छन कर आती है और ज़मीन पर सोने के सिक्कों जैसी लगती है। उसने अपनी रिपोर्ट लिखी, मालिक को समझाया कि शायद बंदर है या कोई पहाड़ी पक्षी। शाम 4 बजे वापस आ गया। सब ठीक था, मगर उस रात वो सो नहीं पाया। कोई खास वजह नहीं थी, बस आंखें खुली रहीं। बाहर धुंध थे, दार्जिलिंग की धुंध, जो रात में जंगल को निगल लेती है
और सुबह तक वापस उगल देती है। 8 दिसंबर की रात रेडियो पर खबर आई थी, सेक्टर सी की तरफ से किसी ने आग देखी है, शायद अवैध लकड़ी काटने वाले। दीपक की ड्यूटी थी। राजेन उस रात बुखार में था। सच में या बहाने से दीपक आज भी नहीं जानता। हरि बहादुर ने कहा, मैं दूर तक जाऊंगा मगर अंदर नहीं। दीपक ने मान लिया। रात के 9 बजे दोनों निकले। हरि बहादुर की जीप थी, टॉर्च थे। दीपक के पास सरकारी राइफल थी। जंगल का रास्ता कच्चा था, पत्थरों पर पानी, बांस के पत्ते, कहीं कहीं जड़ें जो रास्ते के ऊपर से गुजरती थीं, जैसे जमीन ने अपने हाथ फैला रखे हों। सेक्टर 7C की सीमा पर हरि बहादुर रुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस जीप से उतरा, सिगरेट जलाई और अंधेरे में खड़ा रहा। दीपक समझ गया। वो अकेले आगे बढ़ा। जंगल में घुसते ही पहली चीज जो उसने महसूस की, आवाज का गायब होना। बाहर रात की आवाजें थी, झिंगुर, दूर की नदी, हवा में पत्तों की सरसराहट। अंदर कुछ नहीं। इस तरह का सन्नाटा जो सुनाई देता है, जो कानों पर दबाव डालता है। दीपक ने टॉर्च चलाई। पेड़ बड़े थे, बहुत बड़े, बांज, देवदार, कुछ ऐसे पेड़ जिन्हें वो पहचान नहीं पाया। उनकी जड़ें जमीन के ऊपर तक उठी हुई थी, जैसे सांप कुंडली मार कर बैठे हों। कोई हर जगह थे, जमीन पर, पत्थरों पर, पेड़ों के तनों पर, इतनी मोटी कि कदमों की आवाज नहीं होती थी। दीपक को लगा जैसे वो चल नहीं रहा, तैर रहा है। आगे के निशान मिले। एक जगह जमीन काली थी, पुरानी राख। कोई था यहाँ, मगर अभी नहीं। दीपक ने नोटबुक निकाली, कुछ लिखा। तभी उसे वो महसूस हुई, निगाह, जिस तरह से आप किसी अंधेरे कमरे में महसूस करते हैं कि कोई है, बिना देखे, बिना सुने, बस जानते हैं वो एहसास। दीपक ने टॉर्च घुमाई। चारों तरफ पेड़, पत्ते, अंधेरा, कुछ नहीं। वो वापस मुड़ा और तभी उसने देखा, कोई 20 कदम दूर एक पेड़ के पीछे कुछ था, इंसानी आकार का, लंबा, बहुत लंबा। मगर जो चीज़ दीपक को अभी तक याद है, वो उसका कद नहीं था, वो उसका खड़े रहने का तरीका था। जैसे उसमें हड्डियां नहीं थी, जैसे वो आकार किसी ने ऊपर से लटकाया हुआ हो, थोड़ा झुका, थोड़ा मुड़ा, पर हिल नहीं रहा था। दीपक की सांसें रुक गई। उसने टॉर्च उस पर मारी, रोशनी उधर गई और वहां कुछ नहीं था, पेड़, बस पेड़। उसने सोचा आंखों का धोखा, रात, अकेलापन, थकान। वो चलने लगा तेज कदमों से। रास्ता याद था, 5 मिनट में निकल जाएगा, मगर 10 मिनट बाद वो उसी जगह खड़ा था। वही काली राख, वही पत्थर। उसने रास्ता बदला। 15 मिनट बाद फिर वही जगह। घबराहट और यकीन के बीच की वो दरार, जहां इंसान पहले खुद को समझता है, फिर हार मान लेता है। दीपक उसी दरार में खड़ा था। तीसरी बार जब वो उसी जगह पहुंचा तो उसने देखा, उसके अपने पैरों के निशान थे जमीन पर। 3 बार के वही घेरा, वही रास्ता। वो चक्कर लगा रहा था और उसे लग रहा था कि वो सीधे जा रहा है। उसने कंपस निकाला, सुई उत्तर दिखाई, मगर कांपे। वैसे नहीं जैसे चुंबक के खिंचाव में कांपती है, वैसे जैसे कोई उसे हिला रहा है। और तब उसने आवाज सुनी। रोना नहीं था, हंसना नहीं था, बोलना नहीं था। हिंदी में, पहाड़ी लहजे में, एक बच्चे की आवाज।
या किसी ऐसे की जो बच्चे की नकल कर रहा हो। आवाज दाईं तरफ से आई, फिर बाईं, फिर ऊपर से, फिर पेड़ों के बीच से। दीपक ने कोशिश की कि वो सुने क्या कह रहा है वो, मगर शब्द नहीं बन रहे थे। एक लय थी, एक ताल थी, मगर मतलब नहीं। जैसे कोई ऐसी जबान में बात कर रहा हो जो कभी जबान थी ही नहीं। दीपक ने राइफल उठाई। उसे पता था कि वो गोली नहीं चलाएगा। गोली किस पर, मगर हाथ में रखने से कुछ तो था, एक यकीन, एक झूठी तसल्ली। आवाज रुकी और तब सन्नाटा वापस आया, वो पुराना सन्नाटा, मगर अब उसमें एक फर्क था। पहले सन्नाटा खाली था, अब वो भरा हुआ था। दीपक ने एक काम किया जो उसे बाद में याद नहीं रहा कि उसने सोच कर किया या अपने आप हो गया। उसने आंखें बंद की, टॉर्च बुझाई और चलता रहा अंधेरे में बंद आंखों से, जैसे किसी अजनबी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे खींचा हो। 3 मिनट। जब उसने आंखें खोली तो वो जंगल की सीमा पर था। बाहर हरी बहादुर के जीप दिख रहे थे। हरी बहादुर वहीं खड़ा था, सिगरेट वही थे जैसे बुझी ही नहीं। दीपक ने अपनी घड़ी देखी और अंदर 57 मिनट था। उसे लगा था 15। हरी बहादुर ने कुछ नहीं पूछा, रास्ते भर खामोश रहा। रेंज ऑफिस पहुंचे। दीपक ने चाय मांगी। राजेन ने उसकी आंखें देखी और समझ गया। अगले दिन दीपक ने उससे पूछा उस जंगल के बारे में। अब राजेन ने बताया टुकड़ों में, जैसे कोई बात करते करते डरे। उस जंगल का इलाका बहुत पुराना था। स्थानीय लेपचा और भूटिया समुदाय उसे मृत जमीन नहीं कहते। वो कहते थे वो जगह जहाँ जंगल जागता है। उनके मुताबिक उस इलाके में एक ऐसी शय है जो ना जिंदा है ना मुर्दा। वो किसी को मारती नहीं, वो उलझाती है। जो एक बार उलझा वो रास्ता भूल जाता है हमेशा के लिए। जो 2 रेंजर गायब हुए थे, राजन के मुताबिक दोनों अकेले गए थे और दोनों के जाने से पहले उन्होंने एक ही बात कही थी, कुछ था मेरे पीछे, मगर जब मुड़ा तो कुछ नहीं था। दीपक ने सुना, चुप रहा। फिर उसने एक बात कही जो राजेन को आज तक याद है। उसने कहा, मुझे अंदर जाते वक्त ऐसा लगा जैसे वो जंगल मुझे देख रहा है, मगर वापस आते वक्त लगा वो मुझे जाने दे रहा है। राजन ने उस रात देवी के मंदिर में दिया जलाया। दीपक 1991 तक दार्जिलिंग में रहा। सेक्टर 7C में वो दोबारा कभी नहीं गया, ना अकेले ना किसी के साथ। उसने कभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी उस रात के बारे में। विभाग को सिर्फ इतना पता था, अवैध कटाई के कोई साक्ष्य नहीं मिले। मगर एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती रही। उस रात जब वो जंगल से बाहर आया, उसके बूटों पर काई थी, पुरानी गहरी हरी काई। वो काई जो उस इलाके के पेड़ों पर होती है, जमीन पर नहीं, पेड़ों पर। उसने बूट उतार कर काई हटाई, फेंक दी। सोचा पेड़ से टकरा गया होगा। मगर उस रात उसने जो आवाज़ें सुनी थी वो बंद आँखों के साथ अंधेरे में चलते वक्त, वो आवाज़ें उसे आज भी सुनाई देती है। बाथरूम में, अकेले में, कभी कभी आधी रात को। वो एक लय जिसे शब्द नहीं थे। दीपक अब रिटायर हो चुका है, लखनऊ में रहता है। उसके बेटे ने एक बार पूछा, पापा सबसे डरावनी जगह कौन सी देखी है आपने? दीपक ने एक पल सोचा, फिर कहा, एक जंगल था दार्जिलिंग में।
उसके बारे में बस इतना जानना काफ़ी है कि वहाँ के पेड़ बहुत पुराने हैं। बेटे ने फिर पूछा। दीपक ने बात बदल दी। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें ज़बान देने से वो और करीब आ जाते हैं। दीपक यही जानता है और इसलिए वो कभी नहीं बताता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। साल 1930। वो एक 10 साल का बच्चा था जो इस समय एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। अपने ही ख्यालों में वो गुम था और उसी ख्यालों में गुम वो नदी में पत्थर फेंक रहा था। शाम का समय था। अचानक से ही उस बच्चे को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने देखा कि कहीं जोर जोर से भारी रुदन की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई बहुत ही भयंकर तरीके से जोर जोर से रो रहा हो। अभी वो आवाज़ सुन ही रहा था कि उसे अपने सामने एक भयानक आश्चर्य दिखा। उसने देखा कि सामने ठीक उसी नदी से एक औरत जिसने सफ़ेद रंग का गाउन पहना था, वो नदी से बाहर आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा भयानक उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा था। वो रोने की आवाज़ भी उसी की थी। वो नदी से निकलते हुए ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। उसके उस रोदन को सुनकर कानों से खून निकल आए ऐसी हालत हो रहे थे, बिल्कुल सुना नहीं जा रहा था। इतना भयानक आवाज़ और रोने की आवाज़ थी। मुंह फैलाए और बड़ा किए वो भयानक रोती हुई औरत उस नदी से बाहर आ रहे थे और उस लड़के को घूर घूर कर देख रहे थे। डरते हुए उस लड़के ने अचानक उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में देखते ही वो जैसे सम्मोहित सा हो गया। वो उसी नदी की तरफ जाने लगा, जैसे कि उसकी आंखों के सम्मोहन के द्वारा वो उसे उस नदी में खींच रही हो। जैसे ही वो उस नदी के अंदर आया, उस औरत ने उसे पकड़कर डुबोने की कोशिश की। अचानक से वो लड़का बेहोश हो गया। पानी के बहाव में बहता हुआ वो लड़का नदी के किनारे आ गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। सांसें अब भी चल रहे थे। वहाँ के गांव वालों ने जब देखा कि नदी के किनारे कोई बच्चा बेहोश पड़ा है, तो वो लोग उसे उठाकर ले आए और उसके होश आने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही उस लड़के को होश आया, वो बहुत ही चीखते और चिल्लाते हुए उठ बैठा। उसे ये करता देख वहाँ के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। तब उस लड़के ने उस भयानक रोती हुई औरत की कहानी सुनाई, जो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखती थी और जिसने सफ़ेद गाउन पहना था। रोते हुए वो पानी से बाहर आ रहे थे। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग भयभीत हो गए और सबकी आंखों में डर दिखाई देने लगा, जैसे कि वहाँ के लोगों को कुछ बातें पता हो। जल्द ही वो लोग समझ गए कि ज़रूर ये लाल रोना होगी। लाल रोना जो कि कई लोगों को दिखाई पड़ती, खासकर बच्चों को अकेला पाकर वो उन्हें नदी में डुबा दिया करते थे। किस्मत से कई बच्चे बच जाते हैं तो कई मारे जाते हैं। वहाँ के लोगों ने लगभग अपने बच्चों को अकेला घर के बाहर निकालना बंद कर दिया था। उस समय कितने ही बच्चे लापता हो जाया करते थे। कई नदी किनारे बेहोश पड़े मिलते हैं। उसकी कहानी भी कोई कम रहस्यमय नहीं थी। लाल रोना, जिसका असली नाम मार्गरेट था, एक ऐसी औरत जो बेहद खूबसूरत थी। उसे हमेशा ही सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद था और सफ़ेद रंग के गाउन उसे हमेशा ही आकर्षित करते थे। जब भी वो सफ़ेद गाउन पहनकर बाहर निकलती तो लोग बस देखते ही रह जाते। पर उसके भी अपने सपने थे। उसका एक ही सपना था, वो किसी खूबसूरत और अमीर आदमी से शादी करे। उसका ये सपना भी पूरा हुआ।
किस्मत से उसे एक बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक आदमी मिला जिसने उसके साथ शादी की। वो उसकी खूबसूरती का दीवाना था। फिर दोनों ने शादी कर ली। दोनों के कुछ साल बाद प्यारे से बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। उनका परिवार सुखी और खुश था। कुछ साल ऐसे ही हंसी खुशी से बीते। धीरे धीरे मार्गरेट की खूबसूरती कम होने लगी। उम्र के साथ साथ उसका आकर्षण भी कम होने लगा। उसका पति भी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो बस अपने बच्चों से ही प्यार करता था और अपने बच्चों की तरफ ही ध्यान देता था। ये बात अंदर ही अंदर मार्गरेट को खाए जाती थी। एक दिन उसका पति किसी काम से बाहर गया। वो काफी देर तक लौट कर नहीं आया। दिन से शाम हो गई लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया। मार्गरेट उसका रास्ता देखती रही लेकिन वो नहीं आया। उस दिन के बाद वो कभी घर आया ही नहीं। इस बात से मार्गरेट अक्सर दुखी और परेशान रहते थे और अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले ही रहते थे। एक दिन काफी दिनों के बाद वो अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए निकले। नदी किनारे सैर कर रहे थे कि अचानक उसका ध्यान गया कि एक शख्स जिसे वो जानते थे उसे पहचाना सा लगा। वो उसका पति था। इस वक्त किसी और औरत के साथ हाथों में हाथ डाले वहां घूम रहा था। वो समझ गई कि उसे छोड़कर उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ है। तभी अचानक उसके पति की नज़र मार्गरेट पर पड़ी। मार्गरेट आंखों में आंसू लिए उसके पति को देखती रही। उसके पति ने मार्गरेट को अनदेखा करते हुए उसके बच्चों की तरफ देखा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। ये बात मार्गरेट को अंदर तक चुभ गई। वो खुद को अपमानित महसूस करने लगी। गुस्से और अपमान में जली वो अपने पति को सबक सिखाने चाहती थी। एक ऐसा सबक जो उसकी जिंदगी भर उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। उसने अपने पति की सबसे अनमोल चीज़ और खुद भी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, अपने दोनों बच्चों को उसने मारने का फैसला किया। उसका पति उससे प्यार नहीं करता था बल्कि उसके दोनों बच्चों से प्यार करता था। ये बात मार्गरेट को चुभते थे। इसलिए एक दिन वो अपने दोनों बच्चों को नदी किनारे घुमाने के बहाने लेकर गई और वहाँ पर अपने दोनों बच्चों को पानी के अंदर डुबाकर उसने मार दिया। उसके बच्चे छटपटाते रहे लेकिन गुस्से और अपमान की अग्नि में मार्गरेट को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसने देखा कि उसने अपने हाथों से ही एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है। उसने उन्हें बचाने की कोशिश की पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने ही बच्चों को अपने हाथों मार दिया। इस बात से वो बहुत ज़्यादा आहत हो गई। वो बहुत ही दोषी महसूस करने लगी और फिर उसने उसी नदी में कूदकर अपनी भी जान दे दी। जब वो एक आत्मा बनी तो वो अपने बच्चों की आत्माओं को ढूंढने लगी ताकि वो उन्हें अपने साथ लेकर जाए, लेकिन उसके बच्चों की आत्माएं उसे मिली ही नहीं। उसकी दुख और वेदना में वो एक भयानक तरीके से रुदन करती हुई एक भयानक रूह में तब्दील हो गई जो अपने बच्चों को ढूंढती है। आज भी मार्गरेट जो अब लाल रोना बन गई है, जिसका मतलब होता है भयानक रोती हुई औरत, एक भयानक रुदन करती हुई औरत। इसलिए वहाँ के लोगों ने उसका नाम लाल रोना रख दिया है। वो अक्सर अकेले बच्चे, खासकर लड़का और लड़की, अगर एक साथ दिख जाए तो वो उन्हें सम्मोहित करके पानी में खींच लेती थी और उन्हें मार देती थी। वो उन्हें अपने बच्चे समझते थे जो मारने के बाद वो उनकी आत्मा को अपने साथ लेकर जा सकते थे, पर आज तक उसके बच्चों की रूह उसे नहीं मिली।
ऐसे ही ना जाने मैक्सिको के कितने ही साल डर में बीते हैं। ला llorona पिछले 150 सालों से मैक्सिको की अर्बन लेजेंड बनी हुई है। आज भी लोग अपने बच्चों को उसके नाम से डराते हैं। लोक कथाओं में ला llorona का जिक्र होता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनकी दंत कथाओं में कहा जाता है ला llorona के बारे में, क्योंकि मैक्सिको में करीब करीब 150 साल पहले ला llorona बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। बच्चे रहस्यमयी रूप से गायब हो जाते थे। आज भले ही ज़माना और परिस्थिति बदल चुकी है, कोई नहीं जानता कि ला llorona और उसकी कहानी में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। आज भी लोग ला llorona के नाम से डरते हैं और अपने बच्चों को आज भी अकेले नदी के किनारे जाने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।